नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th हिंदी मीडियम में ब्रज सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर बड़ा हम लोग प्रथम परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 सामाजिक विज्ञान पेपर नंबर 1 का जो हमने सेक्शन ए मतलब विभाग ए का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले सेक्शन ए अच्छी तरीके से कवर कर लो। और बेटा मैं आप लोगों को टेक्निक्स भी बताऊंगा कि याद कैसे रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एसएस में याद रखने वाली प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है हर बच्चों के लिए कि सर बच्चे हर बार कहते हैं कि सर क्या करूं मैं, याद तो बहुत करता हूं लेकिन पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहता है। और दूसरी चीज, अगर याद हो भी जाता है तो पेपर में भूल जाता हूं, या सर के सामने अगर इसका उत्तर देता हूं तो दिमाग से निकल जाता है। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? डर। डर नाम का जो शब्द है, अगर इसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो आप लोग जो भी चीजें करोगे ना, भी कॉन्फिडेंस से आप उसका आंसर लिख सकते हो। बट एक चीज का याद रखना, ध्यान रखना वो चीजें कि जो भी चीजें अगर आप पढ़ते हो ना, उन्हें डिटेल में पढ़ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट का यही देखा है, बच्चे बोलते सर मेहनत तो बहुत किया था लेकिन जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिला। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लोग ने अगर सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट वैसे ही आने वाला है। एक बार पढ़ लिया, आपको याद हो गया, फिर उसको रिवाइज नहीं करोगे, फिर एग्जाम देने जाओगे तो बड़ा यही होगा ना। इसलिए अगर जो भी चीजें आपको याद हो जाए उसको रिपीट करते रहो बार बार। देखो रिवीजन मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी चीज आपको याद नहीं रहेगा। ये बात फैक्ट है, रियल सत्य है, जो मैं कह रहा हूं उसे मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बड़ा आज हम यहां पर सेक्शन बी कराने वाले हैं, और सेक्शन बी का आंसर तो बताएंगे पर साथ में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे क्या क्या होता है। क्लियर हुआ बड़ा? समझ में आ गया? चलिए बड़ा, तो यहां पर सेक्शन बी को हम रीड करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की संख्या 25 से लेकर 37 यानी टोटल 13 प्रश्न दिए हैं, और 13 प्रश्न में से कोई भी 9 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, और एक प्रश्न का उत्तर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना बड़ा, और ध्यान से उत्तर लिखना, और जो बोला है सिर्फ उतना ही उत्तर लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते हैं, तो बड़ा इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 11। किताब के अंदर पेज नंबर 11 पे बड़ा आपको मिल जाएगा कि लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते हैं। तो मैं आपको यहां पर टिक कर दे रहा हूं और समझा भी देता हूं कितना लिखना है और कितना पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए बड़ा, लोथल के कारीगर क्या क्या बनाते हैं धातु में से। तो बड़ा यहां पर लिखा, यहां से आपका उत्तर चालू होगा। लोथल के कारीगर धातु में से एक तो बनाते हैं हसिया, बर्मा, बर्मा मतलब होता है छिद्रक जो घुमावदार होते हैं, और घुमावदार आरी बनाते हैं, फिर आरा बनाते हैं, फिर सुई जैसे कि तांबे एवं कांसे के औजार बनाते हैं। और इसी तरीके से धातु में से और क्या बनाया जाता है? तो धातु में से सर औजारों के अलावा जैसे कि बर्तन, मूर्तियां, पात्र भी बनाए जाते हैं। और क्या बनाया जाता है सर? युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते हैं, धातु में से बनते हैं ये सब। सर और क्या बनाया जाता है? तो और धातु में से क्या बनाया जाता है? सोना चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करके गहने में भी उपयोग होता है। सर और क्या बनाया जाता है?
तो और बनाया जाता है सर तांबा, पीतल, कांसा, ये भी धातुओं का उपयोग करके हम लोग बर्तन, मूर्ति बनाने में करते हैं। सर और क्या बनाते हैं? और लोहे का उपयोग करके औजार और हथियार बनाने में ये सभी चीजों का उपयोग होता है। बस इतना ही आपको लिखना है बड़ा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम पैराग्राफ बना के लिख दिए तो पूरा पूरा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सो प्लीज बच्चों हमेशा इसे पॉइंट बना के ही लिखा करो, ठीक है। अगर आपको पॉइंट बनाना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, पहला पॉइंट कैसे बनेगा, दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा। तो पहला पॉइंट कैसे बनेगा, ध्यान से सीखो बड़ा। पहला पॉइंट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा? पहला पॉइंट लोथल से लेकर के यहां से लेकर यहां तक बड़ा, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक आपका चौथा पॉइंट बन जाएगा। फिर यहां से लेकर के और यहां तक आपका पांचवा पॉइंट बन जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक आपका छठा पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर में आपको 5 से 7 पॉइंट आपको मिनिमम लिखने रहेंगे। लेकिन किसी किसी का उत्तर सिर्फ मात्र 2 लाइन में होता है, तो 2 लाइन लिखने का, यानी इन शॉर्ट जितना दिया है सिर्फ उतना ही लिखने का, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं। बट ऐसे सब्जेक्ट का जितना बड़ा लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी चीजें, हैंड राइटिंग अगर आपकी गंदी होगी तो भी बड़ा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज इतना भी गंदा मत लिखो कि दूसरे वाला, सामने वाला व्यक्ति पढ़ ना सके। भले ही आपकी राइटिंग गंदी है, लेकिन ऐसा लिखो कि सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ सके। अगर सामने वाला व्यक्ति उसे रीड कर लेता है, सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ लेता है, तो समझ जाना कि आपकी राइटिंग ठीक ठाक है। समझ आ गया? बट हैंड राइटिंग होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लोथल के जो कारीगर है धातु में से क्या क्या बनाती है। अब सिंपल सा मगज में फिट हो गया भाई, लोथल के कारीगर धातु में से हंसिया, बर्मा, घुमावदार, आरी, आरा, सुई जैसे कि तांबे, कांसे के औजार भी बनाते हैं। और धातु में से सर औजार के अलावा बर्तन, मूर्तियां, पात्र भी बनाए जाते हैं। सर और क्या बनाया जाता है? सर युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते हैं। और क्या बनाया जाता है? सर गहनों के लिए तो सोना चांदी जैसे धातुओं में से गहने भी बनाया जाता है। सर और क्या बनाया जाता है? तो सर तांबा, पीतल, कांसा, ये भी धातु के उपयोग करके बर्तन और मूर्तियां भी बनाते हैं। सर और क्या बनाते हैं? तो लोहे का उपयोग करके हम लोग औजार और हथियार भी बनाते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपके भेजे में, आपकी खोपड़ी में फिट हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ा भरतनाट्यम नृत्य शैली के विषय में जानकारी देना, तो चैप्टर नंबर 2 का है बड़ा। तो यहां पर मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा बड़ा, पेज नंबर 13 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा है बड़ा, ये रहा भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम के बारे में अगर आपको लिखना है तो पहले समझ लीजिए भरतनाट्यम क्या है। ये रहा तक दिन तक दिन तक दिन, भरतनाट्यम है ना। टॉपिक अच्छा है बड़ा, पर समझ लेते हैं ये कहां पर और कैसे हुआ था। तो भरतनाट्यम का जो उद्भव हुआ था बड़ा, भरतनाट्यम की शुरुआत, यानी उद्भव स्थान जो है बड़ा, वो तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। सर अगर जिला बोलेगा तो भरतनाट्यम का राज्य कौन सा था जो उद्भव हुआ था? वो तमिलनाडु है। और जिला है तंजावुर जिला माना जाता है। भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु के राज्य का तंजावुर जिले में माना जाता है। आगे बात करते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है? भरत मुनि के द्वारा रचित एक नाट्य शास्त्र, दूसरा नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण। भाई भरत मुनि ने कौन सी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की। और नंदिकेश्वर ने क्या किया था? अभिनव दर्पण। ये 2 प्रकार के ग्रंथ है बड़ा, ये दोनों ही ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार का सबसे ज्यादा स्रोत माना गया है। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा कौन सी चीजों को रचना की गई थी? नाट्य शास्त्र का।
और नंदिकेश्वर के द्वारा क्या चीज रचित की गई थी? अभिनव दर्पण। ये भरतनाट्यम का क्या है? आधार स्त्रोत है। यहां से लेकर यहां तक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? मृणानी साराभाई, गोपी किशन, ये किसमें बड़ा? फिल्म के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर अभिनेत्री। दूसरा कौन है? वैजयंती माला और हेमा मालिनी भी ये सबसे प्राचीन विरासत की जीविका रखी है। आज भी इन गानों के बारे में लोग सुनते भी हैं। ठीक है, तो बड़ा यहां से लेकर के यहां तक आपका तीसरा पॉइंट। इन 3 या 4 पॉइंट बना दोगे तो भी इनफ है। आप इसमें 5 पॉइंट बना दोगे तो भी इनफ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको इतना ही उत्तर लिखना है, बस 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। पहला, सर भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य में है और उसका जिला का नाम है तंजावुर जिला में। दूसरा, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और दूसरा नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ही ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत हैं। फिर फिल्म के क्षेत्र में कौन कौन आ गए? सर मृणा साराभाई और गोपी किशन। और कौन मशहूर है भाई? अभिनेत्री में देखा जाए तो वैजयंती माला और हेमा मालिनी, ये सबसे प्राचीन विरासत की जीविका को रखा गया है। ठीक है, तो आई होप भरतनाट्यम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा? मोहेंजोदड़ो के लोग समाज मतलब कि सार्वजनिक स्नानागार का उपयोग किस तरीके से करते होंगे? चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और ये कहां पर मिलेगा? तो ये है आपका बड़ा चैप्टर नंबर 3 निकालिए सभी लोग। और वहां पर किसके बारे में बोला है? स्नानागार के बारे में बोला है। तो सिर्फ और सिर्फ स्नानागार वाला टॉपिक देखना बड़ा। चलिए, तो ये पेज नंबर आपको बेटा मिल जाएगा 19 पर। ठीक है, तो ये रहा सार्वजनिक स्नानागार। क्लियर हुआ बड़ा? अब यहां पर किस तरीके से लिखना है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट आपको लिखना है बड़ा, मोहेंजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे स्नानागार है, जहां पर दूर देश विदेश के लोग भी वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? स्नान कुंड में से स्वच्छ पानी तथा अंदर भरने के लिए गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। यानी स्वच्छ पानी स्नान कुंड के अंदर स्वच्छ पानी भरने के लिए भी व्यवस्था किया गया है और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। स्नान कुंड के अंदर स्वच्छ यानी अच्छा पानी अंदर भरने के लिए तथा या और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बड़ा गर्म पानी की भी व्यवस्था यहां पर रहे होगी। और आगे कपड़े चेंज करने के लिए, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद वस्त्र बदलने के लिए भी कमरे भी मिले हैं। कमरे भी मिले मतलब वहां पर कपड़े चेंज करने की एक अलग से रूम भी बनाए। ऐसा लगता है धार्मिक प्रसंगों पर भी यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको 4 से 5 पॉइंट बना देना है और आपका काम हो जाएगा एकदम क्लियर। सबसे पहले मोहेंजोदड़ो एक विशाल स्नानागार मिला है और स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था की गई है और गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है और वस्त्र बदलने के लिए अलग से रूम बनवाए गए हैं। और ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों के लोग भी स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। आई होप इतना बड़ा आपको 2 नंबर में लिखना है, 5 पॉइंट बना देना है। टन टनाटन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। पता है बड़ा, ये चीजों को अगर तुम 1 बार 2 बार पढ़ भी लोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट क्या है बड़ा? मोहेंजोदड़ो की रास्तों की जानकारी बड़ा। रास्तों के बारे में बोला है, ये भी आपको पेज नंबर 19 पे ही मिलेगा बड़ा। उसी के ऊपर देखिए तो आपको मिल जाएगा। रास्ते के बारे में बोला है तो रास्ता देख लो बड़ा, ये रहा रास्ता। तो बड़ा इसके भी देख लेते कैसे याद करोगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है रास्ते। इस नगर रचना की विशिष्ट लक्षण यहाँ पर रास्ते में है। इन कैसा लक्षण है? विशिष्ट। पहला पॉइंट यहीं तक है। दूसरा पॉइंट कि भाई
9.75 मीटर चौड़े रास्ते, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे को समकोण पे मिलते हैं, ये तीसरा पॉइंट बन गया। चौथा पॉइंट, एक साथ कई वाहन जा सकते हैं ऐसे चौड़े रास्ते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे वाहन आ जा सकते हैं, इतने चौड़े थे। उसके बाद और कोई पॉइंट बनाना है तो सर, रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे का अनुमान भी है। बड़ा इन लोगों को खुद को नहीं पता, इसलिए अंदाजा बता रहे, अनुमान बता रहे हैं कि ऐसा लगा होगा, यानी कि रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे लगाए होंगे। आपने देखा होगा रोड वगैरह पे खंभा लगाया हुआ लाइट का, है ना कि नहीं। रोड पे जब निकलो तो वहां पर जगह जगह पे खंभा लगाया गया है लाइट, जो रात में जलता है, जिससे रोड पे क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, यानी रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभा का अनुमान है। और नगर रास्ते के सीधे और चौड़े हैं। एक जो रास्ता है बड़ा आपका, वो सीधा है और चौड़ा भी है। और मार्ग के बीच में कहीं भी मोड़ नहीं आता है। जब रोड जाता है तो रोड सीधा जाता है, कहीं पे ही मुड़ता नहीं, सीधा आ जाता है। और प्राचीन समय में विशिष्टता मानी जाती थी। और इसके दो मुख्य राज्य मार्ग हैं। एक मार्ग जो है वो उत्तर की ओर है और दूसरा जो है वो दक्षिण की ओर है, और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। ये दोनों मार्ग मध्य में जाकर के कौन सा कोण बनाती है, समकोण बनाती है। तो ये बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से कवर कर लेना। क्या लिखोगे सर, नगर के बारे में अगर मुझे लिखना है तो इस नगर रचना के विशिष्ट लक्षण हैं और इसके 9.75 मीटर चौड़े रास्ते हैं। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे। एक साथ बहुत सारे वाहन आ जा सकते थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे भी लगाए गए हैं। नगर के जो रास्ते हैं वो सीधे और चौड़े भी हैं और मार्ग के बीच में कोई भी मोड़ नहीं है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सबसे श्रेष्ठ और विशिष्ट रास्ते हैं और इसके दो राज्य मार्ग भी हैं। एक मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, एक मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है और दूसरा मार्ग जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है। ये दोनों मार्ग के बीच में एक समकोण बनाते हैं। तो ये है रास्ते की विशेषताएं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। देखो बेटा, अगर पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, श्री भगवद गीता के किन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। ये बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। मेरे साथ निकालिए, चैप्टर नंबर 4 निकालिए बाबू साहब। अरे निकालो ना भाई साहब, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर कहां पर मिलेगा, 31 पे। तो ये रहा बेटा पेज नंबर 31 पे मिलेगा बेटा। यहां पर क्या लिखा है, श्री भगवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ऐसे 3 मार्ग दिए गए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग दिए। पहला धर्म ज्ञान, पहला लिखा है ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा भक्ति का विवेचन किया गया है। अब इन तीनों का मतलब बता देता हूं। ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है। बड़ा श्री भगवत गीता में ऐसा लिखा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति पाना है तो आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी ज्ञान है, वो अच्छी कर्म, अच्छे लोगों को दो, अच्छी लोगों को ज्ञान बांटो। दूसरा कर्म, इंसान अगर अच्छा कर्म करता है, अच्छे काम करते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं, और जो इंसान गलत काम करता है उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरा, अगर आप भक्ति करते हो, भगवान के वश में लीन हो जाते हो, भगवान के प्रति लीन हो जाते हो, तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान को हमेशा भगवान का भी प्रार्थना करना जरूरी है। लाइफ में, जिंदगी में अगर सफल भी होना है तो भगवान
के भक्ति में लीन हो जाओ और आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर और अवश्य होगा। ठीक है, ये तीन कर्मों से ये तीन चीजों से, ये तीन मार्गों से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में विवेचन किया गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमारे पास तीन ही रास्ते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा है भक्ति। ये तीन चीजों से इंसान मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो क्लियर हुआ बड़ा? तो तीन सिद्धांतों का विवेचन किया है, मोक्ष की प्राप्ति के तीन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रेगिस्तानी प्रकार के जमीन के बारे में बताइए। बड़ा रेगिस्तान, तो चैप्टर नंबर आपको निकालना है बड़ा 8 निकालो, चैप्टर नंबर 8 निकालो। भाई मेरे साथ निकालो ना भाई साहब, देखो नहीं निकालोगे तो भाई साहब पता कैसे चलेगा, इसलिए मेरे साथ आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो तभी तो बड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या बोला है, रेगिस्तानी प्रकार की, क्या बोला है, रेगिस्तान प्रकार की जमीन के बारे में जानकारी दीजिए। तो बड़ा चलिए बड़ा पेज नंबर आपको 63 पे मिल जाएगा, 63 पेज नंबर पे। तो बड़ा ये रहा रेगिस्तान प्रकार की जमीन के बारे में। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं रेगिस्तान प्रकार की जमीन होता क्या है और किस तरीके का लिखा थे। तो बड़ा यह जमीन वैसे तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाली होती है, मतलब आधी सूखी और आधी गीली होती है। मतलब यह जमीन शुष्क और अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन एक तो रेतीली एवं कम उपजाऊपन होता है। पता है क्यों बड़ा, अगर तुम इसके अंदर पानी डालोगे बड़ा तो ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है। यानी कि कैसा है, इसमें घुलनशील छालों का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है बड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी पानी डालोगे ना वो रेती है और रेती क्या करता है, पानी को सोख लेता है। क्या करता है, पानी को सोख लेता है, इसलिए इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, यह जमीन शुष्क और अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे, यह जमीन रेतीली और कम उपजाऊपन होता है। और तीसरे पॉइंट में लिखोगे, इसमें घुलनशील छालों का प्रमाण अधिक होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, इस प्रकार की जमीन कहां पर देखने को मिलता है, सर राजस्थान में, सर हरियाणा में, सर दक्षिण पंजाब में, ऐसे कुछ क्षेत्रों में बड़ा ये रेगिस्तानी प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। सिर्फ मेन 3 जगह बड़ा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, वो भी दक्षिण पंजाब में, ऐसे 3 जगहों पर बड़ा ये रेगिस्तानी प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। और गुजरात में भी ऐसे 2 जगह है बड़ा, गुजरात में यह जमीन आपको कच्छ में देखने को मिलेगा और सौराष्ट्र की भागों में देखने को मिलेगा। सर रेगिस्तानी प्रकार की जमीन में सर वैसे अगर फसल अगर उगाना हो तो कौन सी फसल उगा सकते हैं, तो बड़ा सिंचाई की सुविधाओं में हम इसमें बाजरी और ज्वार की फसल लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसमें उगाना चाहे तो उगा सकते हैं। आप बोलो याद हो गया बड़ा, मेरे साथ बोलो। सर रेगिस्तानी प्रकार की जमीन जो होती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है, और रेगिस्तानी जो प्रकार की जमीन होती है बड़ा वो रेतीली और कम उपजाऊपन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये घुलनशील छालों का प्रमाण इसमें ज्यादा होता है, मतलब पानी को ज्यादा सोख लेता है ये। और इस प्रकार की जो जमीन होती है वो ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है। और गुजरात में भी ऐसी 2 जगह पड़ा जहां पर देखने को मिलता है, कच्छ और सौराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। और सर अगर इसमें सिंचाई की सुविधाओं के कारण इसके अंदर हम 2 ही फसल ले सकते हैं बड़ा, एक ले सकते हैं बाजरी और दूसरा ले सकते हैं ज्वार। ये 2 ही फसल इसके अंदर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। आई होप रेगिस्तानी प्रकार की जमीन के बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा, काली और रेगुर प्रकार की जमीन के बारे में बताइए। ये भी बड़ा आपको पेज नंबर 63 पे मिल जाएगा। भाई काली जमीन की विशेषता क्या है भाई, तो देखिए बड़ा, चलिए काली जमीन के बारे में पढ़ते बड़ा। तो काली जमीन वैसे रेगुर जमीन, काली जमीन को हम रेगुर जमीन भी कहते हैं, और भारत के अंदर इसका लगभग क्षेत्रफल 15% जितना क्षेत्रफल फैला हुआ है। और जमीन का जो उद्भव है बड़ा वो दक्कन के लावा छिड़कने से हुआ है, जिसकी वजह से ये फट जाता है बड़ा। और ये ज्यादातर कहां पर देखने को मिलता है, सर महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, मध्य पश्चिम में,
प्रदेश आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, ऐसे कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। जमीन देखने को मिलती है गुजरात में भी, जैसे सूरत में, भरूच में, डाक में, तापी में, बड़ोदरा में, यहां पर भी इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जमीन का निर्माण लावाइक, चट्टानों और जलवायु की भूमिका है। लोहा, जिसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण ज्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर। पता है, इसी से ही हम लोग लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब चीजें इसी से बनाते हैं मैडम, यही मिट्टी से। और इसका उपजाऊपन काफी अच्छा होता है। और यहाँ पर जो जमीन की नमी होती है बड़ा, शक्ति काफी अच्छी मिलती है मैडम। और जब नमी सूखी जाती है तब इसमें दरार और भंग पड़ जाता है। देखो, जब एकदम मिट्टी सूख जाती है मैडम तो इसके अंदर दरार और भंग बन जाता है। और इस प्रकार की जमीन में हम लोग कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, दलहन वर्ग की फसल हम लोग ले सकते हैं। अगर इस प्रकार की जमीन हो जाएगी ना तो वहां पर चाहे कपास बो, चाहे अलसी बो, चाहे सरसों बो, चाहे मूंगफली बो, चाहे तंबाकू बो, चाहे उड़द, चाहे दलहन, अगर किसी भी चीजों को अगर फसल लेना है तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एक कहावत कहा गया है कि कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने वाला यह जमीन कपास की जमीन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कपास की जमीन के रूप में क्यों जाना जाता है? या तो एमसीक्यू में पूछ लेंगे, कपास की जमीन को कौन सी जमीन कहते हैं? तो काली जमीन कहते हैं, ब्लैक सॉइल। ये भी याद रखना मैडम, ठीक है? आपको ये टॉपिक्स लिखना रहेगा, तो लिख लोगे ना मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट बना बना के लिखना बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। जितना अच्छा पॉइंट बनाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। आपको चैप्टर नंबर 9 निकालना बेटा, इसके बाद वाला चैप्टर निकालो बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। बहुत आईएमपी है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहा बेटा, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 73 पे मिल जाएगा। ये रहा राष्ट्रीय उद्यान, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट यहां पर देख तो कैसे लिखा है बेटा, पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है बेटा। सबसे पहले अभ्यारण्य की तुलना में ये अधिक संरक्षित क्षेत्र है, मतलब सुरक्षित है। और इसमें बेटा एक से अधिक परिस्थिति का क्या किया जाता है, तंत्र का समावेश होता है। और इसमें पालतू पशु को चराने के लिए संपूर्ण क्या है, प्रतिबंध है। और अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पे केंद्रित नहीं किया जाता है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का संकलन होता है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। और ऐसे कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है उसके नाम यहाँ पर लिखा है। पहला है कांजीरंगा, कैबिनेट, वेलावदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दजीगाम। ये बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना बड़ा। और ये एग्जाम में बड़ा 100% आते हैं। ये क्वेश्चन तो रट के जाना बड़ा, करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सर अभ्यारण्य की तुलना में ये अधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं। सर इसमें एक से अधिक परिस्थिति में तंत्र का समावेश होता है। सर इसके अंदर पालतू पशुओं को चराने के लिए संपूर्ण प्रतिबंध होता है। सर अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पे केंद्रित नहीं किया जाता है। सर इसकी जो स्थापना है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सर यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, तो सर कांजीरंगा, कैबिनेट, वेलावदर, समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, गिर और दजीगाम, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बड़ा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से रीड करना। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बड़ा, बहुउद्देशीय योजना के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो ये बड़ा पेज नंबर आपको 90 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 90 पे बड़ा। तो यहां पर देख सकते हो, ये रहा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, बहुउद्देशीय योजना क्या लिखा है, भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती रहती हैं। भारत के अंदर ऐसे छोटी बड़ी नदियां बहती रहती हैं। भारत का जल प्रवाह समृद्ध है। इसके कारण भारत भूपृष्ठ ऐसा है जिसमें अनेक नदियां दूसरी नदियों में मिल करके या पानी समुद्र में लेकर जाती है। क्या करती है, बहुत सारी नदियां दूसरी नदियों में मिलती हैं और मिल करके वो जो पानी होता है उस पानी को समुद्र में लेकर जाती है।
भारत के अंदर अनेक छोटी मोटी नदियां बहती रहती है। भारत में जल प्रवाह समृद्ध है। इसके कारण भारत में एक ऐसा भूपृष्ठ है जिसमें अनेक नदियां दूसरी नदियों में मिल करके ये पानी समुद्र की ओर लेकर जाती है। और यह जल का उपयोग हम लोग अनेक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा, इसलिए सदी नदियों के बहुउद्देशीय योजना बनाई गई, जिसमें बहुउद्देशीय योजना का मतलब होता है, पहला, नदी घाटियों के साथ जो भी जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं उनको हम लोग हल करते हैं, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, इसमें बाढ़ को नियंत्रण करते हैं। तीसरा, जमीन के कटाव को रोकने का काम करते हैं। और क्या करते हैं सर, इस पानी का उपयोग सिंचाई में करते हैं। सर और क्या करते हैं, इस पानी का उपयोग पीने के लिए यूज करते हैं। और क्या करते हैं सर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योग वाले पानी का उपयोग करते हैं। सर अलग अलग बस्ती, मतलब अलग अलग जगह के लोग को देने जाने वाला पानी दिया जाता है। सर इस पानी का उपयोग हम लोग बिजली उत्पादन करने के लिए करते हैं। सर और क्या करते हैं, इस पानी का उपयोग आंतरिक जल प्रवाह करने के लिए भी करते हैं। और क्या करते हैं सर, मनोरंजन करने के लिए करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर मनोरंजन, पानी का कौन सा मनोरंजन? अरे भैया, होता है, आप लोग जानते हो, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आप लोग जाते हो, स्नान करते हो, मजा आता है, फिर टिकट का पैसा देते हो। तो भैया, मनोरंजन करने के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। टन टनाटन वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन का भी समावेश होता है। तो बड़ा इतने सारे चीजों का बड़ा उद्देश्य से बताया गया है। अब इसे याद करना एकदम इजी है। भारत में ऐसे अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती रहती हैं। भारत का जल प्रवाह समृद्ध है। इसके कारण भारत एक भूपृष्ठ है जिसमें अनेक नदियां दूसरी नदियों में मिलकर के समुद्र में लेकर जाती हैं। और इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्य हैं, इसीलिए बहुउद्देशीय योजना भी बनाई गई है, जिसमें पहला टॉपिक है, नदी घाटी के साथ कुछ अलग अलग समस्याओं का समाधान करती है और बाढ़ को कंट्रोल में लाती है और जमीन के कटाव को रोकने का काम करती है। और इस पानी का उपयोग हम सिंचाई करने के रूप में करते हैं और इस पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं और इस पानी का उपयोग उद्योग में लेते हैं। इस पानी का उपयोग बस्तियों में दिए जाने वाला पानी का इस्तेमाल होता है और इस पानी का उपयोग बिजली बनाने में होता है। इस पानी का उपयोग आंतरिक जल परिवहन करने के लिए होता है। इस पानी का उपयोग मनोरंजन करने के लिए होता है। इस पानी का उपयोग वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य पालन का भी समावेश किया गया है। तो ये सब क्या थे, उनके उद्देश्य थे कि पानी से भाई आपका क्या क्या उद्देश्य होता है, आपका क्या क्या उद्देश्य है। भाई पानी ले तो लिए, पर पानी का करोगे क्या? तो इतने सारे उपयोग, इतने सारे उद्देश्य दिए गए, ये सब होता है पानी से। आई होप पानी हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर। अगर बड़ा आप लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, हर चैप्टर के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो बड़ा आप लोग कमेंट करो, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। एसएस के एक एक चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और एसएस की गारंटी लेता हूं बड़ा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पूरा चैलेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बड़ा देखो, वृष्टि संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बड़ा पेज नंबर आपको मिल जाएगा 92 पे, पेज नंबर 92 बड़ा। तो बड़ा पेज नंबर 92 पे ये रहा बड़ा, वृष्टि संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बड़ा यहाँ पर देखो बड़ा, इसमें से आप कोई भी 7 पॉइंट लिख दोगे इनफ है। कोई भी 7 पॉइंट या 6 पॉइंट लिख दोगे 2 नंबर में चलेगा, बट इसमें से जो भी आपको याद है वो लिख दो। जैसे पहला, भूमिगत जल की, भूमि जल को एकत्र करके उसकी क्षमता को बढ़ाना और जल स्तर को बढ़ाना, यानी कि पहले जमीन पर गड्ढा खोदकर पहले पानी को एकत्रित करो, मतलब पानी की क्षमता बढ़ा दो और जल स्तर को बढ़ाना। दूसरा, जल की प्रदूषण को कम करो, भूमि जल को गुणवत्ता को सुधारो, इसकी पानी की क्वालिटी को सुधारो और स्थल मार्गों का जल भराव से बचाना चाहिए। और उसके बाद सतह और बह जाने वाली पानी को जल राशि से घटाना चाहिए। फिर गर्मी और लंबे शुष्क समय पानी की घरेलू उपयोग में उसको उपयोग करना चाहिए। मतलब अगर मान लो लंबे समय से वो पानी का इस्तेमाल रखो, पी तो सकते नहीं, लेकिन उस पानी का उपयोग किसी दूसरे काम में ले सकते हो।
दूसरा, पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहिए, और बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच में वर्षा का पानी का संग्रह करके इसलिए भूमिगत टंकी अथवा वर्षा के जल भूमि के उतरे ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। पता है बहुत बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पानी की कमी बहुत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसी टंकी बनाते हैं, जब भी बारिश होता है तो वो पूरी की पूरी टंकी भर लेते हैं, जिससे घर और बनाने में बहुत काम आता है, क्योंकि पानी तो पी नहीं सकते पर उस पानी का इस्तेमाल हम लोग घर बनाने में कर सकते हैं। तो बड़ा इसमें से कोई भी 6 पॉइंट या 7 पॉइंट आप 2 नंबर में लिख सकते हो। डन। इसमें से जो भी आपको 7 पॉइंट या 6 पॉइंट याद हो जाए आपको वो पॉइंट लिख देना है, इसमें से कोई भी 6 पॉइंट या 7 पॉइंट। डन। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बट याद रखना ऐसे इसमें पॉइंट बना के ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा, मिश्र अर्थतंत्र की मर्यादा, ये चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएगा बड़ा। तो चैप्टर नंबर 15 निकालो। तो बड़ा यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं मिश्र अर्थतंत्र की मर्यादा। तो यहां पर ये देखिए बड़ा, मिश्र अर्थतंत्र की कमियां मतलब मर्यादा। तो मिश्र अर्थतंत्र की कमियां, जैसे कि पहला पॉइंट क्या लिखा है बड़ा, आर्थिक स्थिरता, दूसरा संकलन का अभाव, तीसरा आर्थिक नीतियों की असार्थकता, चौथा है आर्थिक विकास दर का नीचे। ये सब क्या है, मिश्र अर्थतंत्र की मर्यादा पाई गई है। तो आपको नाम याद रखना, पहला नाम क्या है बड़ा, पहला नाम है आर्थिक स्थिरता, दूसरा नाम है संकलन का आधार, और तीसरा है आर्थिक नीतियों की असार्थकता, और चौथा है आर्थिक विकास का नीचा दर। क्लियर होगा। ये बड़ा आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना है मर्यादा में, 2 नंबर में आपको लिखना है। क्लियर हुआ बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पेज नंबर पर आपको मिलेगा 126। ठीक है। चलिए, वैश्वीकरण की सुधार की जानकारी दीजिए। वैश्वीकरण के मुख्य सुधार की जानकारी, तो बड़ा ये आपको मिलेगा बड़ा 16 चैप्टर में वैश्वीकरण के बारे में बेटा दिया गया है। सुधार बोला है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं वैश्वीकरण की सुधार। तो ये रहा वैश्वीकरण, और बड़ा ये आपको मिलेगा पेज नंबर 129 पर। तो ये रहा वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण के बड़ा सुधार लिखे हैं। कौन कौन से सुधार है बड़ा, तो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। तो बड़ा 2 नंबर में बोला है तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या पॉइंट दिया है, 2 देशों के बीच का व्यापार का अनुरोध दूर करना। मैं तो बोलता हूँ 4 पॉइंट लिखना ज्यादा इजी रहेगा। 2 देशों के बीच में व्यापार के अनुरोध को दूर करना। दूसरा, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे दोनों देशों के बीच की जो पूंजी है वो आसानी से हेर फेर हो सके। और तीसरा, टेक्नोलॉजी के कारण आयात निर्यात के अवरोधों को दूर करना। और चौथा है विश्व के विभिन्न, मतलब होता है विश्व के अलग अलग देशों के बीच में श्रम मतलब मजदूर का आयात निर्यात फ्री में हो सके, मतलब मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ऐसा कोई व्यापार करना चाहे तो हो जाना चाहिए। तो ये 4 सुधार किए गए थे, ये चारों 4 सुधार आपको लिख लेना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एग्रो बिजनेस पॉलिसी और ई नाम के विषय में जानकारी लिखिए। तो ये बड़ा आपको पेज नंबर 17वां चैप्टर निकालो बेटा, 17वां चैप्टर निकालो। तो 17वां चैप्टर में बड़ा पेज नंबर आपको यहां पर लिखना है 139 पेज नंबर। और दूसरा, देखो बड़ा एग्रो बिजनेस पॉलिसी क्या होता है बड़ा, एरा समझ लो बड़ा। एग्रो बिजनेस पॉलिसी ये लगभग 2016 में लागू किया गया था बड़ा। एग्रो बिजनेस जो बिजनेस पॉलिसी बड़ा ये 2016 में लागू किया गया था, और वो भी राज्य सरकार ने क्या किया था, ये प्रोडक्ट फूड यानी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का निर्यात की सहायता से इन्होंने एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की थी, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक योजना बनाई गई। कितने लोगों को नौकरी दी गई थी, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई थी, जिससे हम गरीबी को कम कर सके। यानी कि गरीबी को कम करने के लिए एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाया गया था। भाई एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या था, कि गरीबी को कम कर सके, इसलिए एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाया गया था।
सर किस तरीके से? तो राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को निर्यात करने की सहायता से इन्होंने एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया था, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई थी, जिससे हम गरीबी को क्या कर सके? कम कर सके। इसलिए एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाई गई थी। ये था एग्रो बिजनेस पॉलिसी। दूसरा क्या दिया है? ई नाम। ई नाम मिलेगा पेज नंबर 137 पे मिलेगा बड़ा। तो यहां पर देखो क्या लिखा है बड़ा, तो यहां पर क्या लिखा है? ई नाम योजना। ई नाम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया था। मतलब जो किसान होते थे बड़ा, वो खेती तो करते थे बड़ा, पर वो अपनी फसल को बेच नहीं पाते थे, जिनके कारण क्या होता था, जो दलाल होते थे वो किसान से खरीद लेते थे कम दाम में, और वो ले जाकर के उसको अधिक दाम में बेचते थे। तो किसानों को कुछ मिलता नहीं था, काम मेहनत ज्यादा करते थे पर पैसे कम मिलता था। इसलिए ई नाम योजना चालू की गई थी। तो किसान के लिए राष्ट्रीय बाजार बड़ा किया गया था, जिसमें किसान ऑनलाइन और अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करा सकते थे। व्यापारी किसी भी जगह पर उस उत्पादन को बोली लगा सकता है। कोई भी व्यापारी कहीं पे भी उसकी बोली लगा सकता है। बिचौलियों या दलालों से होते नुकसान की किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले, इस स्पर्धा में अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए यह योजना बनाया गया था। मैंने आपको क्या बताया? बिचौलियों मतलब क्या होता है जानते हो बड़ा? समझाता हूं। जैसे कि मान लो मैं और तुम जो वीडियो देख रहे हो, वो मैं और तुम जो वीडियो देख रहे हो, वो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उसमें कोई तीसरा बंदा आ जाए टांग अड़ाने के लिए, उसको बोलते हैं बिचौलियों। दलाल तो आप जानते हो साले झुकेगा नहीं, दलाल दलाल दलाली ही करता है। ठीक है, किसानों से कम दाम में खरीद लेगा और मार्केट में ले जाएगा, उसको अधिक दामों में बेचता है। तो इन लोगों से बचने के लिए सरकार ने ई नाम योजना लागू करवाया, जिससे किसानों को अपना मूल्य, अपना पैसा आसानी से मिल सके और वो भी कंपटीशन में लाभ प्राप्त करा पा सके, इसलिए यह योजना लागू किया गया था। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब अगर आपसे कोई पूछे कि ई नाम योजना चालू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो समझ में आ गया? समझ में आ गया बड़ा? इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो बड़ा अब मैंने आपको आज सेक्शन बी के सारे उत्तर आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया। अब आप लोग इसे क्या करो, नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लो और याद रखना प्लीज पॉइंट बनाकर ही लिखना। जितना अच्छा पॉइंट बना के लिखोगे, और मैं आपको सजेशन दूंगा, मैं अपना राय दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको तैयारी करना, अगर आपको एसएस में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है, तो पहले क्या करो, पहले सारे क्वेश्चन के आंसर पॉइंट बना के लिख लो। सारे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बना के लिख लो। फिर से क्या कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बना के लिख लो, फिर याद करो और देखो जल्दी याद होगा, आपको जल्दी याद होगा, गारंटेड जल्दी याद होगा। इसलिए कह रहा हूं ना, पॉइंट बना के लिखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर पॉइंट नहीं बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, जिस तरीके से बेटा मैंने आज आपको यहां पर सेक्शन बी करवाया, उसी तरीके से बेटा कल के दिन बेटा मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ऐसे ही मिलते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा, और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे और जितना ज्यादा वीडियो में कमेंट या लाइक करोगे बेटा, मैं उतना जल्दी और फटाफट वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। ठीक है, पता है आपकी एक लाइक, एक चैनल सब्सक्राइब करने से और दूसरा यहाँ पर लाइक करने से या कमेंट लिखने से क्या आपका पैसा लगता है? नहीं ना बेटा, तो कर दो ना भाई, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करो बेटा, क्योंकि जिससे बेटा मैं फटाफट वीडियो बना सकूं। पता है ये लाइक सब्सक्राइब ये सब करने से बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करने से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सच में इन बच्चों को समझ में आ रहा है, इसलिए वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अगर बेटा आपको सच में ऐसे में समझ में आता है तो वीडियो तो बेटा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, मेरी वीडियो बेटा देखो बेटा, ये वीडियो अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो कमेंट करोगे तो मैं सारी वीडियो फ्री में कर दूंगा, सारी वीडियो में पब्लिक कर दूंगा। जो वीडियो प्राइवेट में है ना, मैं उसे भी पब्लिक कर दूंगा, सब लोग देख सकते हो। नहीं तो बेटा
क्या होगा, उसे प्राइवेट ही रखना पड़ेगा मुझे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग कर शेयर करो और अच्छे से स्टडी करो, और इस बार की गारंटी लेता हूं बड़ा, इस बार आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। डन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, ये लिखो और याद करो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।